प्रिय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इटली एकीकरण का भाग 2 लेकर आए हैं। भाग 1 में हम बता चुके हैं। मेजनी द्वारा सबसे पहला प्रयास किया गया था इटली को एक करने के लिए। इसके बाद इटली को पूर्ण रूप से मेजनी नहीं कर पाए थे। इसके बाद काउंट काबूर आए थे और काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे और कुछ सफल हुए थे इटली एक करने में। तो बच्चों, आज मन लग रहा है पढ़ने में ना? मन लगना ही चाहिए। चलो अच्छा है, तो एक मोटिवेशन सुनाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो हमें और कोई नहीं सिखा पाता। देखो बच्चों, इसका मतलब समझाते हैं। अगर वक्त रहते सही समय पर सही काम किया जाए तो आदमी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ पाता है। अगर वक्त गुजर गया और फिर हम उस रास्ते पे जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। इस चलते हम सभी दिन हर रोज कहते आए हैं कि वक्त को रहते हुए संभल जाओ, वक्त रहते हुए सारा काम अपने अच्छे से करो। ठीक है, इसी के साथ आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। इटली एकीकरण में सबसे पहले मेजनी प्रयास किए थे। इसके बाद काउंट काबूर आए। उस समय इटली के राजा थे विक्टर इमैनुअल द्वितीय और ये अपना प्रधानमंत्री बनाए थे काउंट काबूर को। काउंट काबूर का जन्म हुआ था 10 अगस्त 1810 को पीडमाउंट में इनका जन्म हुआ था। और ये संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक थे। काउंट काबूर जो है सफल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति भी थे, ये भी हम बता चुके हैं। और इन्हीं के समय में 1853-54 में एक क्रीमिया का युद्ध हुआ था। क्रीमिया की युद्ध जो कि रूस के खिलाफ ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की था। रूस के खिलाफ ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, चलो सही है। और इसमें लोग लड़ने चले गए। एक तरफ से ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की गए थे और एक तरफ से रूस थे। पर यहाँ पे कूटनीति का प्रयोग किए थे काउंट काबूर। ये कैसे किए, एक इसका उदाहरण बताते हैं। मान लो तुम कोई नए रिलेशन के यहाँ जाओ जहाँ तुमको कोई नहीं पहचानता हो। नए रिलेशन के यहाँ जाओ और वहाँ कुछ ऐसा करो कि सब पहचानने लगो। क्या करोगे, हम बताते हैं उपाय। वहाँ जाओ, दिन भर मेहनत करो, सोने के लिए सोचो नहीं। कुछ भी कोई काम कहे या दूसरा को भी कहे तो बोलिए कि नहीं, हम जाते हैं और करके आते हैं। जब शाम को फंक्शन स्टार्ट होने वाला हो, खान पान स्टार्ट होने वाला हो, तो उसमें पूरा खाना चलाइए, पत्तल उठाइए। तो कोई भी देखेगा तो पूछेगा कि ये कौन आदमी है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो उस समय अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, बोलिएगा हम अभी काम कर रहे हैं, बाद में हम लोग परिचय करेंगे अपना। और कोई पूछे खाना खाइएगा, खाना खाएं, तो बोलिए उस समय तो यही आदमी बोलेगा कि अच्छा पहले इन लोगों को खा लीजिए तो हम खाएंगे। तो घर का जो मालिक है जरूर सुबह होते हैं या काम खत्म होने के बाद पूछेंगे आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अगर आपका परिचय जानेंगे तो और खुशी होंगे कि चलो बताओ, इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा कोई नहीं काम किया, सब आता है, सिर्फ आता है, खाता है और जाता है, तुम बहुत अच्छे काम किए हो। तो ये हुआ कूटनीति। इसके बाद आपको वो जरूर कहेंगे कि हमको भी याद कीजिएगा, हम भी आपका साथ देंगे। ऐसे ही काउंट काबूर कूटनीति का प्रयोग किए थे। इधर क्रीमिया का युद्ध 1853-54 में चल रहा था और इस युद्ध में फ्रांस की तरफ से काउंट काबूर बिना पूछे 50,000 सैनिक, गोला बारूद, हथियार। उसमें फ्रांस के राजा थे नेपोलियन तृतीय को भेजवाया। जैसे ही नेपोलियन तृतीय देखा कि इतना सारा सैनिक आ रहा है
तो पूछा भाई कौन हो तुम? तो पूछा कि पहले आप लड़िए, हम आपका साथ देने आए हैं, बाद में हम लोग अपना परिचय करेंगे। ऐसे भी नेपोलियन बोनापार्ट जीतने ही वाला था, फ्रांस कमज़ोर देश नहीं था, और उसमें ये आग में घी का काम किए काउंट काबूर। और इसी के साथ क्रीमिया का युद्ध जीत जाते हैं, फ्रांस जीत जाता है और रूस हार जाता है। काउंट काबूर अपने घर चले आते हैं। जब युद्ध खत्म होता है तो नेपोलियन तृतीय इनको एक लेटर के द्वारा लिखकर भेजवाया जाता है कि आप हमारे यहाँ मिलने आइए। काउंट काबूर आते हैं। काउंट काबूर से पूछा जाता है कि आप कौन हैं, क्यों मेरा मदद किए? तो बताते हैं कि देखिए, हम इटली के प्रधानमंत्री हैं और ये इटली में अपनी समस्या बताएं, और इटली की समस्या को यूरोप का समस्या बता दिए। बोले कि इटली की समस्या नहीं है, ये यूरोप की समस्या है कि जूता किसी और के पास है और सिर्फ मोजा इटली के पास है। और यही कूटनीति बहुत बड़ा इनका फायदा किया। और इसके बाद नेपोलियन तृतीय बोले कि आपको जब भी कभी ज़रूरत हो मेरा, आप हमें खबर कीजिएगा, हम आपका साथ देंगे। अब जहाँ पूरे उस समय फ्रांस का बहुत वर्चस्व बहुत बढ़ा हुआ था, फ्रांस का नाम सुनते ही सभी लोग थोड़ा डर के मारे कांपते थे। और नेपोलियन बोनापार्ट के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवा लिए, फ़ोटो सेशन बहुत अच्छा चला इनका। और ये अपने देश में आकर बताएं, जहाँ तहाँ बैनर लगवाएं कि देखिए नेपोलियन तृतीय जो है मेरा दोस्त बन चुका है। और वहाँ से आकर लोमार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। और वहाँ से आकर ये दोनों क्षेत्र पे आक्रमण करते रहते थे। आक्रमण इसलिए करते थे कि अब तो मेरा राजा, फ्रांस का राजा भी मेरा साथ दे रहे हैं, यहाँ आक्रमण करता और फ्रांस से सैनिक बुलवा लेता। बहुत अच्छा खासा चल रहा था युद्ध। अब ऑस्ट्रिया को लगा कि फ्रांस उनका मदद कर रहे हैं, फ्रांस के हम क्या बिगाड़े हैं कि मेरा ये साथ नहीं दे रहे हैं। ऑस्ट्रिया को भी इस बात को तकलीफ हो रहा था। तो ऑस्ट्रिया भी गए फ्रांस के पास, नेपोलियन तृतीय के पास, कि हम क्या बिगाड़े हैं, हम में आप में क्या दुश्मनी है। तो बोले कि ऐसा कीजिए, आपको भी हम मदद करना चाहते हैं। तो इतना बोलकर फ्रांस इस पे आक्रमण रोकवा दिए, लोमार्डी और वेनेसिया पर आक्रमण को रोकवा दिए और रोकवा कर समझौता किए। समझौता में काउंट काबूर अपना कूटनीति का प्रयोग किए। ये बोले कि हमको अपना क्षेत्र दे दीजिए और आप कहीं भी कुछ कीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। और कूटनीति के प्रयोग से लोमार्डी, वेनेसिया, पार्मा, मोडेना, टस्कानी ये क्षेत्र वापस ले लिए। लगभग इटली एकीकरण हो चुका। काउंट काबूर की मृत्यु 1862 में हो जाती है। इसके बाद गैरीबाल्डी एक व्यक्ति हैं, इनके दिमाग में आया क्यों ना हम भी इटली के एकीकरण में कुछ साथ देते हैं। क्यों जी, आपको नींद आ गया, सो गए, उसको उठाई दीजिए बगल में, उसको आप उठा दीजिए थोड़ा। एसी चला नहीं कि नींद आने लगा। चलो एक मोटिवेशन सुनाते हैं। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीद भी होनी जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सांस को जिंदा रखने से जिंदगी नहीं कहा जा सकता, कुछ उम्मीद होनी चाहिए। बिना कुछ उम्मीद के, बिना कुछ लगन के कुछ करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। इस कारण से थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। गैरीबाल्डी जो हैं पेशे से नाविक थे। नाविक समझते हो ना, नाव चलाने वाले। और इनके मन में आए क्यों ना हम भी कुछ इटली एकीकरण में अपना साथ देते हैं। और ये इटली एकीकरण में विक्टर इमैनुअल द्वितीय का साथ देना चाहे।
और ये सफल रहे थे। इन्होंने जो है लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। लाल कुर्ती सेना का मतलब ये जो जब अपने सेना को निकाले थे लड़ने के लिए, तो सबको लाल कपड़ा पहनाए थे, इसी से नाम पड़ गया था लाल कुर्ती। जब ये आए थे उस समय सेडौन का युद्ध हुआ था 1870 में। सेडौन के युद्ध में फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। और जब फ्रांस जर्मनी के बीच हुआ तो फ्रांस को सैनिक की जरूरत पड़ेगा ही। तो फ्रांस का आधा से ज़्यादा सैनिक तो इधर था, आधा से ज़्यादा सैनिक तो इस एरिया में था। अब यहाँ से इटली से अपना सारा सैनिक फ्रांस बुला लिया जर्मनी से लड़ने के लिए सेडौन के युद्ध में। तो जैसे ही यहाँ से सैनिक गए कहाँ, फ्रांस में जर्मनी के साथ लड़ने, विक्टर इमैनुअल द्वितीय बहुत चालाकी से ये सब क्षेत्र पे आक्रमण कर दिए। आक्रमण करते ही अब पोप के पास सुरक्षा करने वाला तो कोई है नहीं, ये लोग डर के मारे एक वेटिकन सिटी में जाकर छुप गए। अब विक्टर इमैनुअल द्वितीय का नाम था कि आप लोग बस यहाँ तक सीमित रहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे वेटिकन सिटी था। अब विक्टर इमैनुअल का नाम था कि आप लोग यहीं तक सीमित रहिए, हम इसको स्वतंत्र देश घोषित कर देंगे। और इटली में ही, इटली के क्षेत्र में ही वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है अभी भी, जहाँ पोप लोग ही रहते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पोप से छुटकारा मिल गया और यहाँ लाल कुर्ती सेना यहाँ पे भिड़वा दिए। लाल कुर्ती पूरा लाल लाल कपड़ा पहनकर सेना सब गोला बारूद बम लेकर आए और यहाँ आक्रमण किए। आक्रमण करने से ये लोग भी अपना फ्रांस के जो बुर्बा वंश के लोग थे छोड़कर अपने देश चले गए, देश इटली देश को छोड़कर, और यहाँ भी कब्जा हो गया। मान के चलो इटली पे संपूर्ण कब्जा हो चुका था। अब इटली एकीकरण तो हो चुका। अब विक्टर इमैनुअल द्वितीय का नाम था कि अब आप यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाइए, आप नीचे का क्षेत्र संभालिए। तो गैरीबाल्डी बोले कि नहीं, फिर इटली दो हो जाएगा, तो फिर इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। और ये बोले कि नहीं, आप चलाइए। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को बोले कि आप चलाइए यहाँ का राजपाट, हम नाव चलाते थे, हम नाव भी चलाएंगे, हम उससे खुश हैं। और चले गए अपना नाव लेकर चलाने। और आज के डेट में तुम मान कर चलो, कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए कहे और नहीं बने, कितना त्याग की बात है। सबसे पहली बात तो आज के डेट में मंत्री कोई बनने के लिए बोलेगा तो दौड़ कर आदमी चला जाएगा। ये तो खैर प्रधानमंत्री का पोस्ट था, फिर भी गैरीबाल्डी त्याग किए थे इस सीट का। इसी कारण से एक लाला लाजपत राय जो व्यक्ति थे, इनको सबसे त्याग का वर्णन इन्हीं के बारे में जिक्र किया है, गैरीबाल्डी के बारे में, कि इनसे ज़्यादा और कोई त्यागी नहीं हो सकता है। और इटली एकीकरण करने में संपूर्ण योगदान गैरीबाल्डी का रहा और ये सफल रहा। इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से 1871 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। थैंक यू।